नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी न्यूज़लेटर लेके आया हूँ 27 सितंबर का 224। तो आज जो मुद्दे हैं वो कुछ प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को लेके भी है। दो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अभी हानिकारक हो रहा है। और मार्केट फोर्सेस, एक तो फूड इंडस्ट्री के मार्केट फोर्सेस है और फार्मा इंडस्ट्री का तो आपको मालूम ही है। तो ये दोनों मिलके हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी, ये एक प्रकार से हमारा खतरा मंडरा रहा है। पैंडेमिक तो आएगा नहीं आएगा वो तो छोड़िए, पर ये ऑलरेडी हमारे पैंडेमिक कर रहे हैं एक प्रकार से अनहेल्दी फूड्स। और इसके ऊपर दो हमने मुद्दे हैं इसमें। एक तो ब्रिटेन में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा, और दूसरा ये फूड इंडस्ट्री का हम डोमिनेंस इंडिया में कैसे है। तो ये दो मुद्दे हम पहले बताते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख आया है, उसमें बताया है कि जो फूड इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कंपनी का नाम है इसमें, नेस्ले है और टेट है, लाइल है, वर्ल्ड के जितने लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर से लेके और नेस्ले से लेके और भी कई फूड इंडस्ट्री के लेके उनके जो इन्फ्लुएंस है, जो एडवाइजर्स है गवर्नमेंट के फूड पॉलिसी में, वो एक बॉडी है जिसका नाम है, यूके गवर्नमेंट का जो बॉडी है, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी और न्यूट्रिशन। फूड के ऊपर जो एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर्स के काफ़ी इन कंपनी से उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनसे इनको कंसल्टेंसी चार्जेस मिलता है, इनके पेरोल में है। और यही लोग कमेटी के मेंबर पॉलिसी बनाते हैं, मीटिंग में यही लोग बैठते हैं, जो कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फूड इंडस्ट्री है। और इसी के लिए, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ये हमारा ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य के जो हेल्थ है, स्वास्थ्य के ऊपर इसका एक खराब प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ये जो एडवाइजरी कमेटी है। ये मानने के लिए तो, कहने के लिए तो ये इंडिपेंडेंट है, पर इनके जो ये है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। और 2000 से ये गाइडलाइन बनाए हैं, डेली सॉल्ट इंटेक कितना होना चाहिए, शुगर इंटेक कितना होना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इस तरह से बच्चों के खाने के ऊपर भी इन्होंने गाइडलाइंस बनाए हैं, बेबी फूड में भी बनाए हैं। इसके स्कोप ड्रिंक्स में भी आते हैं, जैसे थम्स अप, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं। और जुलाई 223 में इन्होंने जो बॉडी है, जो एडवाइजरी बॉडी है न्यूट्रिशन, उन्होंने थोड़ा सावधानी बताया था कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो कि पैकेज फूड है, जिसमें कि कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कई ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं जाते, कलरिंग एजेंट होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वो अल्ट्रा प्रोसेस है, वो इंजीनियर लोग उसको डिज़ाइन करते हैं और फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। उसमें कितना जो हानि होता है ये हमको नहीं मालूम है, और हो भी सकते हैं हानि, वो पता नहीं है। इसमें कई अनसर्टेनिटीज है, इसका क्वालिटी इसके ऊपर। और इन्होंने इसका एक कॉशन दे के वहीं छोड़ दिया। वो बोला कि इसके ऊपर ये है कि इन्होंने कहा कि इसका एविडेंस तगड़ा नहीं है, अनसर्टेनिटीज अराउंड द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कि इससे हानि कितना होता है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड से कितना हानि होता है, इसमें अनसर्टेनिटीज है बोल के छोड़ दिया उन्होंने, एविडेंस पे अनसर्टेनिटी। तो ये आपको याद होगा कि जब टोबैको इंडस्ट्री में पहले पहले बोला था कि हानिकारक होता है धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करना, तभी भी टोबैको इंडस्ट्री ने डाइवर्ट किया था अटेंशन कि इसमें एविडेंस स्ट्रांग नहीं है। और इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री ने भी जब बताया था, जब लोगों को मोटापा या हार्ट डिजीज बढ़ रहा था, तो उन्होंने भी डाइवर्ट कर दिया था कि सैचुरेटेड फैट से होता है, शुगर से नहीं होता। बाद में पता चला कि शुगर इज मोर हार्मफुल, और आज को शुगर को नहीं। तो ये एक टैक्टिक्स है एक्सपर्ट्स को प्रभावित करना। और वो अटेंशन, जो एविडेंस में इनको शोध करना चाहिए, उसके अलावा बोलते हैं कि एविडेंस इतना तगड़ा नहीं है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड कितना हार्म है, जिसमें कि एक तगड़ा गाइडलाइन नहीं बनाया, कंट्रोल नहीं बनाया। तो इससे क्या है कि इसका जो
यूके का जो डेटा है वो कहता है कि मोटापा बढ़ रहा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे जैसे मार्केट में आ रहे हैं। और जो ये है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी और न्यूट्रिशन है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर और पब्लिक हेल्थ के ऊपर। और 25% लोग वहाँ मोटापे से ये है यूके में 25% लोगों को मोटापा है। और यूएचओ कहता है कि एक्सपर्ट्स जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाते हैं उनको कोई फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में, जो कि यूके में है। अभी इंडिया की बात करते हैं। यूके में तो हमने कहा है, इसका टाइटल अंग्रेजी में दिया है, फ्राइंग पैन से हम आग में कूद गए। वहाँ पे तो यूके में क्या है कि जो फूड एडवाइजर्स है गवर्नमेंट को, वो बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा है उनको। और यहाँ पे क्या है कि हमारे जो एफएसएस फूड फूड का एफएसएसआई जो बॉडी है जो फूड स्टैंडर्ड्स को ये करता है, फूड स्टैंडर्ड्स जो ये है एफएसएसआई, वो पॉलिसी मेकर पूरा डोमिनेट है फूड इंडस्ट्री के। वहाँ पे तो बाहर से प्रभावित करते हैं, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा कि एक हमारे डॉक्टर साहब है जिन्होंने न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो फूड एफएसआई के जो मीटिंग होते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें 80%, 80% लोग फूड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फूड इंडस्ट्री अंदर आके बैठ जाता है कमरे में जब ये कुछ स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं। तो आप देखिएगा हमारा तो और बुरा हाल है कि इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा होगा हमारा फूड मार्केट का, फूड इंडस्ट्री का। तो उनका कहना है कि इनको बाहर रहना चाहिए, बेशक नेगोशिएशन करे, पर जब पॉलिसी होता है उसमें इनको नहीं आके बैठना चाहिए। पर हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है। हमने कहा कि जब यूके में जो होता है एक्सपर्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो अपना जो भी कोई पॉलिसी है, किसी को बैन लगाना है प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड में, या उसको कंट्रोल करना है या टैक्स बनाना है, वो पॉलिसी वो धीमे गति से चलाते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है मार्केट इन्फ्लुएंसेस के इससे। और हमारे यहाँ क्या है कि एक डॉक्टर अरुण गुप्ता है जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। उन्होंने कहा है, वो पहले एक मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल फॉर इंडिया न्यूट्रिशनल चैलेंजेस में, वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी ग्रुप में रह चुके हैं। और आजकल वो कन्वीनर है न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो कोई एडवोकेसी ग्रुप में पब्लिक इंटरेस्ट में, वो कहते हैं कि जब पॉलिसी मेकर्स वर्क विथ फूड इंडस्ट्री के साथ जब वो बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, दे आर सीरियस इश्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इंडिया में कहते हैं जब फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स डिसीजन मेकिंग, पूरा डोमिनेट करता है डिसीजन ऑन फूड पॉलिसी, यहाँ तक कि जब ड्यूरिंग स्टेक होल्डर्स मीटिंग विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई, जो फूड बॉडी है इंडिया में जो पॉलिसी बनाता है, उनके साथ जब मीटिंग होता है, 80% अटेंडेंस फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। तो आप सोचो, इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल्स, मल्टीनेशनल्स भी आके बैठ जाते हैं इन मीटिंग्स में। तो द पॉलिसी ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में जो पॉलिसी है 10 साल से पड़ा हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है गवर्नमेंट। इंडस्ट्री मैनिपुलेट करता है हेल्थ पॉलिसी को इंडिया में। आखिरी में वो कहते हैं कि पूरा वो अपने मर्जी से वो अपना फूड पॉलिसी कैसे होना चाहिए इंडस्ट्री के हाथ में है पूरा। इंडिया इज स्टेयरिंग एट अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, उनका कहना है कि हमको एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का क्राइसिस आने वाला है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स से, जिसमें कि कई केमिकल है, क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, स्टेबलाइजर है। और उसका ऐसा होता है कि एक एडिक्शन हो जाता है, बच्चे से लेते हैं, जो लोग मिडिल क्लास वाले लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के साथ अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेते हैं, उससे और भूख बढ़ जाता है और खाने का इच्छा करता है, और वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाता है, और भी क्या हानि होता है हमको नहीं मालूम। तो इसका पॉलिसी से रोका हुआ है बोल के वो कहते हैं कि हमारे जो मिडिल क्लास में या इवन अदर क्लासेस में, रूरल एरियाज में भी ओबेसिटी बढ़ रहा है। और ओबेसिटी से क्या होता है, आपके डायबिटीज बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती है, हाई ब्लड, यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी जो लोग मोटापे में ज़्यादा था जिनको, उनको ज़्यादा असर हुआ, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ, डेथ ज़्यादा हुआ। तो ओबेसिटी जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए है, शॉर्ट टर्म एक्यूट डिजीज में भी ये हानिकारक है। तो यूएचओ का कहना है कि अर्जेंट पॉलिसी चेंज लाना है।
और मिडिल क्लास बिल्कुल मोटापे की तरफ भाग रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर हम हो जाएंगे। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ये होना चाहिए, और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो फूड इंडस्ट्री से दूर रहना चाहिए उनको। उनसे बेशक आप बात करें, पर जब डिसीजन लेते हैं उसमें बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। फिर अभी दूसरा खबर यह है कि पिछले इसमें हमने बताया था कि भारत बायोटेक ने ये किया है, केस किया है, क्या है, बीएचयू साइंटिस्ट के ऊपर, जैसे रिसर्च को कैसे दबाया जा रहा है। ये दूसरा मुद्दा है हमारा, वो पिछले इसके कंटिन्यूएशन में है, आगे और क्या कार्रवाई हुई है उस पर। पहले हमने बताया था पिछले हफ्ते कि इन लोग ने केस कर दिया है 5 करोड़ का। और जर्नल जो है जिन्होंने कि कोवैक्सीन का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो रिसर्चर्स ने किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उनके अगेंस्ट केस कर दिया है 5 करोड़ का मानहानि का। और आईसीएमआर भी इसके पीछे है, जो कि आईसीएमआर को रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। ये एक प्रकार से रिसर्च को ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि कोई ठीक से रिसर्च ना करे, कोई भी मार्केट फोर्सेस का जो भी प्रोडक्ट है उसको कोई गलत बता ही नहीं सकता है। कौन करेगा अभी अगर ऐसे केसेस होंगे तो इसी इसमें सिलसिले में अभी आगे का जो डेवलपमेंट हुआ है, 600 से ज़्यादा साइंटिस्ट और नागरिक सिटीजन्स ने एक ओपन लेटर लिखा है भारत बायोटेक को एंड इन आईसीएमआर को। बहुत तगड़ा इससे क्रिटिसाइज किया है, इसका आलोचना करके कि ऐसा डिफेमेशन करना गलत है। ओपन लेटर में यह भी कहा गया है कि ये दादागिरी है एक प्रकार से, शॉर्ट साइटेड है। और आईसीएमआर को भी ने भी पहले ये ऐसा उन लोगों को चेतावनी दिया था रिसर्चर्स को, और लीगल एक्शन का भी दिया था। और इसमें यूएचओ ने भी उस टाइम काफी आलोचना किया था आईसीएमआर का। वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी वो यूएचओ का स्टेटमेंट आया था। तो रिसर्चर्स एट बीएचयू जो बीएचयू में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया था, 1000 करीब पार्टिसिपेंट्स लिए थे, उन्होंने कोवैक्सीन लिया था और उनको एक साल फॉलो किया था। और कोई भी अगर दुष्प्रभाव को नोट किया था, और उन्होंने कहा था कि कुछ दुष्प्रभाव हुए हैं, उसमें कुछ कुछ सीरियस हुए थे, जैसे गिलिन बारी सिंड्रोम एंड स्ट्रोक। तो ये तो हुए थे, तो इसको और जांच करना चाहिए भाई। ह्यूमन हेल्थ का सवाल है, आईसीएमआर ही कर सकता था जांच। यह कि इनको बताएं कि आपका स्टडी ठीक नहीं है, रिसर्चर्स का अपना कमियां भी बताएं। कोई भी रिसर्च शुरू में होता है, ये बेचारे रिसर्चर्स के पास कम रिसोर्सेज थे, तो जो भी था उन्होंने जो भी देखा अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और कमियां शुरुआत के जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें कमियां रहती है, अगला रिसर्चर को उसके आगे चलना चाहिए। और इस आईसीएमआर के पास रिसोर्सेज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसी को भी दबा रहे हैं। मतलब पहला यही, अगर कोई सिग्नल बताता है कि आप सोच लो कि कोई ट्रेन जा रहा है ट्रैक में, दूर से कोई बोलता है कि ट्रैक टूटा हुआ है, अगर कोई बोले नहीं नहीं ट्रैक टूटा नहीं है तो हट जाओ, तो सोचो उस टाइप का है। वो बेचारे के पास कुछ नहीं है, उसको दिखता है ट्रैक टूटा है, वो एक आम आदमी बताता है। तो हमारे जो इंजीनियर है उसको जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है। सिमिलरली नया प्रोडक्ट है वैक्सीन, उसमें भी अगर कोई रिसर्चर है, कोई रास्ते का आदमी, उन्होंने नहीं किया ये रिसर्च, उन्होंने अगर बोला है कि भाई इसमें कुछ ऐसे दुष्परिणाम आए हैं, इसके आगे शोध करो ना, सही गलत तो नहीं है। उन्होंने अगर छुपाया होता, उन्होंने अपनी कमियां बताई थी, तो ये तो साइंटिफिकली बिल्कुल ये गलत है। और जर्नल को भी उन्होंने प्रेशराइज किया है, केस किया है भारत बायोटेक ने 5 करोड़ का। तो जर्नल ने दबाव में आके पेपर को रिट्रैक्ट करना, वापस लेने का ये किया है, जिसमें कि जो बीएचयू के रिसर्चर्स है बनारस ने, उन्होंने बोला है कि वो इससे सहमत नहीं है ये रिट्रैक्शन से। तो यूएचओ का कहना है कि ये ऑगस्ट बॉडी जैसा आईसीएमआर है, उसको शोभा नहीं देता है कि रिसर्च को बढ़ावा देना के वजह वो रिसर्च को दबा रहे हैं। उसी से पता चलता है कि हमारे जो मेन साइंटिफिक बॉडीज है या पॉलिसी मेकर्स है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल ये हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स और फूड इंडस्ट्री, फूड पॉलिसी मेकर्स और मेडिकल रिसर्च वाले भी ये काफ़ी प्रभाव में आ गए हैं, इसके इंडस्ट्री के प्रभाव में आ गए। तो ये अच्छा नहीं है विज्ञान के लिए, और इसके लिए अच्छा नहीं है।
और आखिरी मुद्दा है यूएचओ का, कुछ आलोचना किया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला था थोड़े दिन पहले कि फ्यूचर महामारी के लिए क्या तैयारी करना चाहिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था कि अगर फिर से महामारी आता है, एक आध मंकी पॉक्स केस आ गया था, उसी के बाद एक कमेटी बैठा नीति आयोग का कि महामारी के लिए बोला फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेरेडनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक बनाना चाहिए एक्ट। विद कि नीति आयोग ने वो तो उन्होंने कमेटी ने बनाया, नीति आयोग का ही कमेटी था। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि नीति आयोग ने खुद बोला कि हम इसके साथ सहमत नहीं है, डिस्क्लेम है, हमारे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी ने किया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो लोगों का ट्रस्ट और कम हो जाएगा इसमें कि उन्होंने, एक कमेटी ने रिपोर्ट बताया और फिर नीति आयोग का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये डिस्क्लेमर है, ये रिपोर्ट नीति आयोग के विचार नहीं बता रहे हैं। तो अब नीति आयोग के अगर विचार नहीं बता रहा है तो फिर नीति आयोग ने कमेटी क्यों बैठाया है? क्या इसका क्या मानी है? और इससे लोगों को और कंफ्यूजन होगा। और रिपोर्ट तो बहुत ही भयानक रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि कोविड से हम कुछ सीखे नहीं, ये कमेटी बोलता है जो रिपोर्ट निकाला है। वो कहते हैं कि हमारे को कोई जांच नहीं किया कोविड में, क्या गलतियां हुई थी, क्या अच्छे किए, वो नहीं जांच करके बोला कि कोविड में हम और जो अगला पैंडेमिक में पहले 100 दिन में ही और करा ये करेंगे, जिससे उनका मतलब ऐसा समझना लगता है रिपोर्ट से कि भाई अगर हम और सहमत और कड़क या और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाते या जो भी, तो उससे शायद नहीं फैलता। ऐसा तो नहीं है, कोविड पूरे दुनिया में फैल गया, अभी भी फैल रहा है, अभी भी यूरोप में फैल रहा है, अभी सेकंड थर्ड वेव आ रहा है, जबकि उनके दो दो बूस्टर लग चुके हैं। तो ये तो संभव नहीं है ना ये अब, पर वो अभी डर यही है कि अगला महामारी के इसमें ये एक्ट ना लगा दे। ये दो तरफा बात कर रहे हैं, एक तो रिकमेंड करता कमेटी, दूसरा नीति आयोग बोलता हमारा विचार नहीं है। तो यूएचओ ने कुछ इसमें रिपोर्ट में कमियां निकाली है। एक तो लॉकडाउन के ऊपर हमने बताया है यूएचओ ने कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ था। तो ये कमेटी ने जो जो दिया है, एक एक्ट बनाने के लिए, पब्लिक हेल्थ एक्ट, या उसमें पावर हो कि लॉकडाउन फर्स्ट 100 डेज में कोई महामारी हो तो वो ऐसे लॉकडाउन से कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो ये हमने पहला इसके आलोचना में बताया। हाँ। और दूसरे हमने ये भी बताया कि कुछ कंट्री जैसे स्वीडन वगैरह, बेलारूस ने नहीं लॉकडाउन किया था, उनके भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके भी केसेस कुछ ज़्यादा नहीं हुए। तो ये इससे एक और नेचुरल एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी उन्होंने एडवाइस किया है रिपोर्ट में। हम इसी में कहते हैं कि कोविड के दौरान भी जो बड़ा बड़ा स्टडी हुआ था बांग्लादेश में 3 लाख, उसमें कोई मास्क से फायदा नहीं हुआ। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का है, उसमें फौची खुद कहा है कांग्रेस की हियरिंग में कि कोई एविडेंस नहीं है, हमने तो ऐसे ही कह दिया था। अभी बताइए, एक्सपर्ट कमेटी को तो ये सब मालूम होना चाहिए ना कि जो लोग ने एडवाइस किया था वो खुद बोल रहे हैं कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो आप किस बेसिस पे फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हो? फिर सीरो सर्वे का भी हमने बताया था कि लॉकडाउन के बाद भी सीरो सर्वे में पता चल गया था कि पूरा फैल गया है इन्फेक्शन। सेकेंड वेव के बाद तो 80% लोगों को कई कई जगह हुआ है। उसके बाद आप वैक्सीन रोल कर रहे हैं। और दूसरा है कि जो सीरो सर्वे से ये भी पता चला था कि पहले 3-4 महीने में ही पता चल गए थे, डब्ल्यूएचओ वेबसाइट में भी है, जॉन यूनिट्स का भी स्टडी है, कि जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट है, आम आदमी को फैल गया और कुछ लोग का डेथ हुआ, 0.05%। 0.05, मतलब 100 में एक भी आदमी नहीं मर रहा है, आपके 1000 में एक का डेथ हो रहा है, 1000 या 2000 में एक का डेथ हो रहा है, जो कि बुजुर्ग है या कोमोबिलिटी है। हेल्दी पर्सन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट था कोविड का, जो बाद में सीरो सर्वे से पता चला। अभी भी वो डेडली डेडली किए जा रहे हैं। तो इसमें इतना कम मोर्टेलिटी में पेंडेमिक को घोषित करना ही सही है कि नहीं, ये भी हमने क्वेश्चन किया है। और दूसरे कई हमने स्टडीज को बताया है कि जिन्होंने बताया था कि एक बार जिसको इन्फेक्शन से नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको दोबारा होने की संभावना बहुत कम होता है, और होता भी है तो
मिनिमम होता, ना हॉस्पिटलाइजेशन होता, ना सीवियर होता है। तो इसके बाद भी जो वैक्सीन लगाए थे पूरे हमने 100 करोड़ को, जबकि हमारे 100 करोड़ को ऑलरेडी हो गए थे सीरो सर्वे के हिसाब से। तो ये पॉलिसी देखना चाहिए। इसमें करीब खर्चा कितना आया, 36,000 करोड़ का खर्च, 35,000 करोड़ का खर्चा आया था वैक्सीनेशन लगाने के लिए, जो कि पैसा बचा के 35,000 करोड़ हमने वाटर सैनिटेशन में नहीं खर्चा किया था उस साल, जो कि हमने वैक्सीन में काम किया, जिसका कि कोई फायदा नहीं हुआ। अभी दूसरे कंट्रीज में जो वैक्सीन दी है उनको फिर से वेव्स आ रहे हैं, और हमारे कंट्री में नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी जल्दी स्टेबलाइज हो गया। अफ्रीका में 5% से भी कम, मोस्ट कंट्रीज में, ज़्यादातर देशों में 5% से भी कम वैक्सीनेशन था। वहाँ पे तो और जल्दी पैंडेमिक ख़त्म हो गया नेचुरल इन्फेक्शन से। और दूसरा हमने ये भी बताया कि एक बहुत अजीब बात यह है, अजीब गरीब की, कोविड का जब इन्फेक्शन होता, कोई भी नया वायरस होता, तो सबसे पहले आईजीएम आता नया वायरस में, 2-3 हफ्ते, 6 हफ्ते तक आईजीएम एंटीबॉडी, जो कि ब्लड में सीरो सर्वे करते हैं, नया है। उसके बाद पुराना जब हो जाता वायरस, थोड़े दिन बाद वायरस बॉडी में रहता है, उसके बाद आईजीजी आता है, जो कि ज़्यादा दिन तक रहता है। आईजीएम 2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाता है। तो कोविड में एक अजीब चीज ये था, सार्स कोव 2 जो वायरस, जिसको नोवेल कोरोना वायरस कहते थे, कि जितने भी इन्फेक्शन होता था नए फर्स्ट लोगों को, जो नया वायरस है तो पहले आईजीएम आना चाहिए, आईजीएम नहीं मिलता था। बहुत, मैंने आईजीएम, आप देखो, आप अपने रिपोर्ट भी देख लो, आईजीजी देते थे सीधे। तो आईजीएम क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है ये इतना भी नया नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे को 4 फैमिली ऑलरेडी घूम रहे हैं, 4 स्ट्रेन, ये 5वां स्ट्रेन है, पर मिलता जुलता है। इससे हमको क्रॉस इम्यूनिटी भी मिल जाता है, कि दूसरे को अगर कोरोना वायरस हो चुका है, सर्दी जुकाम जो है, इससे भी ये हो सकता है। इसीलिए एशियन अफ्रीकन देश जो ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी उनको क्रॉस इन्फेक्शन से। तो ये एक हमने कहा था कि ये सब चीज़ में एनालिसिस करना चाहिए। फिर बच्चों में भी वैक्सीन रोल आउट किया, उसका भी हमने आलोचना किया है, कि अप्रूवल दे दिया था, जबकि एनटीआईआई ने रिकमेंड नहीं किया था। उसके थोड़े दिन बाद आपने बच्चों में रिकमेंड कर दिया। जब तक बच्चों में रोल आउट किया, 80% बच्चों और बड़ों को सबको हो गया था। तो मतलब कितना, और उसमें एक दो जो भी आप कहें रेयर इफेक्ट्स है, पर एक बच्चा जिसको कि कोविड से कोई खतरा नहीं था, अगर मिलियन में भी एक बच्चे का डेथ हो जाए, तो वो तो नहीं ठीक है ना उसके लिए, वो तो ट्रेजेडी है उसके लिए। हालांकि ज़्यादा ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं। तो 100 डेज के ऊपर जोड़ दिया है, तो हमको ये, यूएचओ को ये खतरा है कि अभी आप लोग सोचेंगे अभी हम क्यों, अभी भी कोविड कोविड क्यों कर रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल कान पक गए होंगे सुन सुन के। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कोविड का एक ऐसा मॉडल बना लिया है प्लानिंग बॉडीज ने, एक्सपर्ट्स ने, कि इसी को रिपीट करेंगे, जो मॉडल में कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, और जिसमें नुकसान इतने हो रहे हैं। तो इसीलिए ये हमेशा इसको आम जनता को मालूम होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए अपने प्रतिनिधि से, अपने पार्लियामेंट्रियन से, अपने पॉलिसी मेकर से, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए। अभी आपको मालूम है कि डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक टीटी के लिए जोर दे रहा है। तो अब इन लोग, हमारे पॉलिसी मेकर्स पहले से ही एक कदम और आगे जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ झुकने को बोल रहा है, तो ये पूरा लेट रहे हैं उनकी डब्ल्यूएचओ के सामने। तो ये थोड़ा खतरनाक चीज़ है, और हम चाहते हैं कि इसमें विवाद हो। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, पर इसमें ये हो, एक्सपर्ट्स जो भी ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स ऐसे पॉलिसी बनाने के पहले। तो आज का इतना ही है। धन्यवाद।